सिसकियों का गला घोंटती वो जमीन पर बैठी ज़ारो कतार रो रही थी। नाजुक गाल पर सुर्ख उंगलियों के निशान वाज़ेह थे और गाल पर होती तकलीफ से बढ़कर दिल की तकलीफ थी। सुर्ख होती नाक मुसलसल रोने का पता दे रही थी। जितना वो हालात को सुधारना चाहती थी उतने ही बिगड़ते चले जा रहे थे। मोहब्बत को एक तरफ किए वो घर वालों की इज्जत के डर से भी कभी हाशिर का रवैया किसी को नहीं बता पाई। अपनी ज़ात से ज़्यादा उसे अपने माँ बाप की परवाह थी। कुछ भी करके वो इस रिश्ते को निभाने का वादा कर बैठी थी खुद से, लेकिन हालात अब हद से गुजरते नजर आ रहे थे। हाशिर का दिन ब दिन बिगड़ता रवैया उसे अंदेशों में धकेल रहा था। पहले वो एक खामोश समंदर की मानद था, लेकिन पिछले चंद दिनों में वो एक मौजदार समंदर बन चुका था। मोहब्बत की हद पार करके वो इश्क की राह पर कदम रख चुकी थी। और इश्क में तो महबूब के सांस लेने का अंदाज भी अजबर हो जाता है कि किस अंदाज से लिया गया। लेकिन यहाँ सांस लेने का अंदाज तो क्या, सांस लेने का रुख ही बदल चुका था। तंज के तीर चलाना, बात बात पर तनफ्फुर का इजहार करना। मुंतहा सुल्तान को सब समझा गया था कि हाशिर तक जाने के रास्तों का रुख बदल चुका है। अब पहले जो रास्ता आसान था, अब वहाँ पर खार अपना डेरा जमा चुकी थी। कहीं हाशिर किसी और को तो इससे पहले कि वो मज़ीद सोचती, दिल की तकलीफ़ बढ़ी और सख्ती से उसने अपने ख्याल को झटका। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मेरा वहम है। वो जैसे भी हैं बेवफा नहीं हो सकते। वो लाख जुल्म कर सकते हैं, लेकिन बेवफाई वो मर कर भी नहीं करेंगे। अम्मी से बात करूंगी, अब वही कुछ कर सकती हैं। हाँ, अम्मी मेरी मदद ज़रूर करेंगी। हाशिर को मैं खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। अब हाशिर के पास जाना ज़रूरी हो गया। अम्मी ही अब रुखसती की बात करेंगी और हाशिर को मैं अपनी मोहब्बत से अपनी जानिब मुतवज्जो कर लूँगी। मेरी मोहब्बत की शिद्दत के आगे वो ज़रूर घुटने टेक देंगे। एक बहादुराना फ़ैसला उसने किया। अपनी सोचों के ताने बाने में उलझी वो सब कुछ भुला गई। यकदम बाहर से मारिया की आवाज़ आई थी, जैसे वो उसे पुकारते हुए कमरे की जानिब आ रही थी। यकदम वो उठी और तेज़ी से वॉशरूम की जानिब बढ़ी। अपनी तकलीफ़ वो किसी को नहीं दिखा सकती थी। मुंह धोकर वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी हुई और बीबी क्रीम फेस पर लगाकर उसने बाकी के लवाजमात चेहरे पर लगाकर उंगलियों के निशान छुपाने चाहे। दरवाजे पर होती दस्तक पर उसने ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर खुद को मगन जाहिर किया। मुंतहा मारिया कमरे में आते ही चिल्लाई, तुम्हारी वजह से मेरी अम्मी से बेइज्जती हो गई। उन्होंने कहा भी था कि मुंतहा को बुला लो, लेकिन मैं ही तुम्हारे बगैर काम करने में मगन हो गई। अब किचन का काम करके फ्री हुई हूँ तो अम्मी ने फिर मुझे डांट दिया कि चेहरे पर कुछ लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। मैडम तुमने अच्छा मेरी अम्मी के कान भरे हैं, हर वक्त मुझे चेहरे के हवाले से कोसती रहती हैं। वो मुंह बिगाड़ कर कहती वो मुंतहा के चेहरे पर धीमी मुस्कान लाई। अच्छा हुआ तुम इसी लायक हो, तुम्हारी वजह से कल मेरा मेकअप खरीदना अधूरा रह गया। मुंतहा बदतमीज, मेरी वजह से नहीं बल्कि उन दो लफंगों की वजह से हुआ है ये। चुटकी काट कर उसने इल्ज़ाम अपने सर से उतारा। खैर जो भी है, कल का दिन ही बुरा था। मुंतहा को फिर से वो शख्स याद आया। बस वो दूसरा लफंगा मेरे सामने आ जाए ना तो उसको मैंने छोड़ना नहीं। दांत पीसते वो बोलकर ड्रेसिंग के आगे रखी चीज़ें सेट करने लगी। बस कर जाओ मुंतहा, उस हैंडसम मैन को तो अब बख्श दो। उसको तुमने लानत का इतना बड़ा तोहफा जो दिया, अब वो दोबारा किसी की जानिब देखेगा भी नहीं, और अगर गलती से देख लिया तो 100 बार सोचेगा पहले। तुम्हें वो हैंडसम लग रहा था? शर्म करो, गैर मर्द की तारीफ कर रही हो। आफाक भाई को बताती हूँ, वही सेट करेंगे तुम्हें। तीखी नजरों से देखे उसने मारिया को सुनाया। यकदम उसके जहन में झमाका हुआ, ओह मैं तो भूल ही गई, ताई अम्मी ने तो मुझे तुम्हारा ड्रेस सेट करने के लिए बुलाया था और मैं देखो यहाँ तुमसे बातें करने पर लगी हूँ। सर पर चपत मारकर वो वहाँ से बाहर निकली और ताई अम्मा के कमरे की जानिब बढ़ गई। कुछ देर पहले हुए हादसे को वो मारिया की संगत में भुला चुकी थी, या फिर अपने दिल को झूठी तसल्ली देकर चेहरे पर मुस्कान सजा गई। कहाँ से आ रहे हो तुम? घर में दाखिल होते ही उसे गाजान की आवाज़ सुनाई दी थी और उसके कदम थमे थे। जैकेट को कंधे पर लटकाए वो सर झुकाए वहीं खड़ा हो गया। बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? अब की मर्तबा वो ऊंचा बोला, और हमदान के पास कहने को कुछ नहीं था। उसको जवाब देते ना देखकर वो मजीद गुस्से में आया। गाजान उसके नज़दीक आया और एक पंच उसके गाल पर मारा। पंच गाल पर लगने की वजह से उसका सर एक जानिब झुका और उसने खुद को गिरने से बचाया। कुछ फिक्र है भी मॉम की या नहीं? बोलो, अब क्यों जुबान बंद किए खड़े हो तुम? गाजान ने आगे होकर उसका गिरेबान पकड़कर सामने सीधा खड़ा किया था खुद के। दूसरे गाल पर एक और पंच मारा। हमदान को अपना गाल टूटता महसूस हुआ और खून का जायका मुंह में महसूस हुआ। तुम्हारी वजह से मैं सारी रात नहीं सो पाया और तुम वहां नींद के मजे लूट रहे थे। कम अज कम अपना फोन ही ऑन कर लेते।
भाई आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ आइंदा ऐसा नहीं होगा। बस मेरी आंख लग गई थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं आना चाहता था लेकिन अली ने रोक लिया तो वहीं रुक गया और आप मेरी वजह से परेशान रहे। सो सॉरी भाई, मुझे माफ़ कर दें। यकदम वो आगे बढ़कर गाज़ान को गले लगा गया, लेकिन गाज़ान ने उसे खुद से दूर धकेला था। दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से हमदान, वरना आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ऊंची आवाज़ में वो चिल्लाया था। हमदान को उस वक्त वहां से जाना ही ठीक लगा। जी भाई। वो नज़र झुकाए वहां से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। गाज़ान को अपने रवैये पर अफसोस हुआ था, लेकिन गाज़ान को हमदान के लिए ये ज़रूरी भी लगा था। अब ये लो अम्मा। घर में दाखिल होते ही उसने रकम ज़ारा बेगम के सामने रखी थी। अपने सामने एक मोटा लिफाफा देखकर वो खुशी से चमक उठी थी। हाय मेरी बच्ची, तूने तो मेरी सारी परेशानी ही ख़त्म कर दी। अब उस आकिल के मुंह पर मैं ये रकम मारूंगी और तेरी जान भी उससे बच जाएगी। ज़ारा बेगम ने खड़े होकर जवेरिया का चेहरा चटाचट चूमा था। अम्मा बस करें। जवेरिया को उनकी चापलूसी की अच्छी तरह समझ आ गई थी। यकदम वो पीछे हटी और ज़ारा बेगम ने वो लिफाफा अपनी बगल में दबाया था। अम्मा ये रकम आप मामू को दे देना, मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊं। मज़ीद कोई बात किए बगैर वो कमरे की जानिब बढ़ गई थी। कमरे में दाखिल होते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और बैग में से आधी रकम निकाल कर उसने अलमारी में छुपाई। सारी रकम वो ज़ारा बेगम के हाथ पर रख कर अपना नुकसान नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने आधी रकम मुश्किल वक्त के लिए रख ली थी संभाल कर। अलमारी में पैसे रख कर वो मुड़ी जब उसकी नज़र ज़मीन पर गिरे कार्ड पर गई। पैसे निकालने की वजह से वो भी बाहर गिर गया था। जवेरिया जो उस शख्स को भुलाने की कोशिश में थी, कार्ड को देखकर वो शख्स उसे फिर याद आया। दिल की धड़कन वाजे बढ़ी। वो शख्स जूं की तरह उसके दिमाग पर चिपक गया था, जिसको खुद से अलग करना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। कार्ड उठाकर उसने दोबारा बैग में रखा और फ्रेश होने वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। आज तक वो उस कार्ड को नहीं फेंक पाई थी। 2 दिन पर लगाकर उड़े थे। गाज़ान अब तक उस लाल हिजाब को नहीं भुला पा रहा था। सुबह का ख्याल और रात की आखिरी सोच वही बन चुकी थी। दूसरी जानिब हमदान भी उस सुर्ख हिजाब को दिमाग में बसाए बैठा था। बदला उसने खुद पर फर्ज कर लिया था। गाज़ान ने अगले दिन ही हमदान से सॉरी की थी अपने रवैये की। उसे अंदाज़ा था कि वो ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गया था। डाइनिंग हॉल में तीनों अफराद खुशगपियों में मसरूफ़ थे। शादी के मौजू का रुख आज फिर गाज़ान की जानिब आया तो आज गाज़ान के चेहरे पर सख्ती की बजाय एक नरमी में ढली मुस्कुराहट थी, और ये चीज़ हमदान और समरीन बेगम दोनों को चौंका गई। खैर तो है बेटा, आज आपके चेहरे पर गुस्से की बजाय एक खूबसूरत मुस्कान है। आखिर मामला क्या है? समरीन बेगम ने खुशगवारी से इस्तफसार किया। जी मॉम, सब खैर है। मुझे लग रहा है कि मेरी तलाश खत्म हो चुकी। आप जानती हैं ना, मुझे अपने लिए इनफरादियत पसंद है, तो समझ जाएं वो दुनिया की इनफरादी लड़की मुझे मिल चुकी है। हमदान का हाथ नाश्ते पर थमा और दिमाग की रगें तनी थी। चेहरा जब से लाल हुआ। गाज़ान समरीन बेगम की जानिब मुतवज्जो होने की वजह से हमदान का सुर्ख चेहरा नहीं देख पाया। गाज़ान समरीन बेगम की जानिब मुतवज्जो होने की वजह से वो हमदान के सुर्ख चेहरे को नहीं देख पाया था। कौन है वो लड़की और आपको कहाँ मिली? कैसी है देखने में? समरीन बेगम ने एक ही सांस में सारे सवाल पूछे। खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी। ओ मॉम, मैं सब बताता हूँ, इतना तो मैं भी नहीं जानता। गाज़ान ने धीमे लहजे में कहकर नज़रें झुकाईं। बस कुछ दिन पहले मॉल में देखा था, उसके बाद नज़र ही नहीं आई। बस तलाश जारी है। जिस दिन मिल गई सबसे पहले आपको उनके घर भेजूंगा। गाज़ान ने तफसीलन समरीन बेगम को बताया। माशाल्लाह बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बता नहीं सकती। मेरी बरसों की मुराद पूरी होने वाली है। समरीन बेगम ने उठकर बेसाख्ता गाज़ान का माथा चूमा था। हमदान, तुम आज चुप क्यों हो? गाज़ान हमदान की जानिब मुतवज्जो हुआ। हमदान मॉल का नाम सुनकर चौंका था और उसे वो लड़की याद आई थी और चेहरा मजीद जब से लाल हुआ था। गाज़ान की आवाज़ सुनकर वो यकदम चौंका और चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लाकर गाज़ान को जवाब दिया, भाई दैट्स ग्रेट न्यूज़। खड़े होकर वो बेसाख्ता गाज़ान के गिर्द बाजू हाइल कर गया, लेकिन चेहरे पर एक सर्दपन आया। गाज़ान ने भी दोनों हाथ हमदान के हाथों पर रखे और थोड़ा दबाव डाला। अब तो खुश हो ना? अब तो खुश हो ना कि मैं शादी के लिए मान गया हूँ और हसीना भी पसंद कर ली है? हमदान की दिल की हालत से बेखबर उसने खुशगवारी से कहा। जी भाई। वो महज जी कहकर रह गया। भाई मैं रेडी हो जाऊँ, फिर ऑफिस के लिए निकलना है, धीमे से कहकर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। कमरे में आकर उसने जोर से दरवाज़ा बंद किया और बेड पर बैठकर बाल मुट्ठी में जकड़े। 2 गिलास पानी पीने के बाद भी उसका गुस्सा कम होने का नाम न ले रहा था। जलन का शदीद तासुर रगो पै में उतरा था।
शर्ट के सामने वाले बटन खोलकर उसने जैसे दिल की जलन को कम करना चाहा। भाई को मुझसे बढ़कर वो लड़की पसंद आ गई। कैसे भाई को कोई लड़की पसंद आई और कैसे ये मुमकिन हो गया? नहीं, ये बहुत गलत है। भाई उस लड़की से शादी नहीं करेंगे। मेरी मर्जी से भाई की शादी होगी। मैं भाई के लिए सब कुछ हूँ। मुझसे बढ़कर उनके लिए कुछ ज़रूरी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। मैं ऐसा मौका आने ही नहीं दूंगा कि उनको मुझसे बढ़कर कोई भी अजीज़ हो। उनकी शादी मेरी मर्जी से होगी, बस मेरी मर्जी से ही होगी। मुझे भाई की शादी अब करवानी होगी। हाँ, मैं ही करवाऊंगा। एक बात को दोहराता वो कमरे के चक्कर लगा रहा था। यकदम उसके जहन ने एक सवाल उसके सामने रखा था, लेकिन उसके पास जिसका कोई जवाब फिलहाल तो नहीं था। पर किससे होगी? बालों में हाथ फेरकर वो एक नामुमकिन सी बात को सोच रहा था, लेकिन एक जिद, एक धुन उसके सर पर सवार हो चुकी थी। जनूनी अंदाज में कहता वो एक दीवाना लग रहा था। यकीनन अब कोई गहरा और अनोखा फैसला लेने वाला था। वो गाड़ी एक झटके से उस सुनसान इलाके में रुकी थी। स्याह जीन्स के साथ लेडीज कोट पहने वो जो बैक सीट पर बैठी लैपटॉप पर एक अहम फाइल देखने में मगन थी। गाड़ी के रुकने पर चौंकी। ड्राइवर, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? लाइबा ने लैपटॉप एक जानिब करके ड्राइवर की जानिब देखा। मैम, पता नहीं अचानक क्या हुआ, मैं उतर कर देखता हूँ। ड्राइवर लॉक खोलकर बाहर निकला और बोनट खोले आगे की जानिब झुका ही था कि गोली चलने की तेज आवाज़ उसके कान से टकराई। यकदम गाड़ी पर गोलियों की बौछार हुई, लेकिन गोली का निशाना सिर्फ टायर और दरवाजे थे। लाइबा भी यकदम चीखी और नीचे की जानिब झुकी। जिस्म डर की वजह से सख्त सर्दी में भी पसीने में शराबूर हुआ था। चीखती चिल्लाती वो एकदम पागल हो रही थी। मौत एकदम जैसे उसे अपने सामने नजर आई थी। बुलेट प्रूफ कार होने की वजह से गोली अंदर नहीं आ पाई थी, लेकिन डर हर सोच पर हावी हो चुका था। ड्राइवर ने भी एक जानिब नीचे सर झुकाकर अपना बचाव करना चाहा। कुछ देर बाद गोलियों की आवाज़ बंद हो चुकी थी और एक स्याह लिबास में लिपटा शख्स एक पेपर शीशे पर चिपका कर वहां से गायब हो चुका हुआ था। लाइबा ज्यादा देर हवास पर काबू नहीं रख पाई और होशो हवास से बेगाना होती चली गई। निकाह का दिन आखिर करीब आ ही चुका था। सब बातें भुलाए वो अपने भाई के निकाह को एंजॉय करना चाहती थी बस। और मुंतहा का यही मन मौजी रवैया हाशिर को हैरत के साथ साथ गुस्से में मुब्तला कर रहा था। हाशिर को वो सख्त लोहे की मानिद लगती थी, जिस पर जितनी भी चोट लगाई जाए कुछ असर नहीं होता था। हर तरीका उसने आजमाया था, लेकिन मुंतहा न जाने किस मट्टी की बनी थी कि हाशिर की किसी बात का असर ही नहीं ले रही थी। उस दिन कुछ देर तक ही उसे अपने लहजे पर पछतावा हुआ, लेकिन कुछ देर बाद ही वो अपने खोल में सिमट चुका था। निकाह से एक दिन पहले सब लाउंज में बैठे ढोलकी बजाने में मगन थे और ये भी मुंतहा का प्लान था। अपने भाई के निकाह की एक एक रस्म वो निभाना चाहती थी पुरजोश अंदाज में। तूबा बेगम सोफे पर बैठी मुंतहा की जानिब भी मुतवज्जो थी, लेकिन मुतवज्जो होने के अंदाज में एक अजीब सी सर्द मोहरी थी। और शाइना एक तरफ बैठी अपने मोबाइल में मगन थी। डार्क ग्रीन लॉन्ग फ्रॉक पहने, बालों का स्टाइलिश सा जूड़ा बनाए, कानों में बड़े बड़े झुमके और अपने अजली अंदाज में मेकअप से चेहरा चमकाए वो वहां सबसे मुनफरिद लग रही थी। लेकिन दो अफराद की आंखों में वो कांटों की तरह चुभ रही थी। लाउंज से थोड़ा दूर खड़े होकर वो मुंतहा को ही देख रहा था, जो ऊंची आवाज में गाने गाने में मगन थी। घर की सारी डेकोरेशन की जिम्मेदारी उसकी थी। आगा जान के सख्त हुक्म की वजह से वो नौकरों की मौजूदगी में ये काम करवाने पर मजबूर हो चुका था। निकाह की रस्म होते ही उसने यहाँ से निकलने का सोच लिया था। मुंतहा की हरकत उसमें ज्यादा देर बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। अब उसकी नकरई हंसी फिजा में जल तरंग बजा रही थी, लेकिन उस शख्स के लिए वो एक करेह आवाज, क्या शोर मचा रखा है? आहिस्ता आवाज में गाने गा लो आप लोग। और मुंतहा, तुम कभी कम भी हंस लिया करो, जब देखो कह कहे लगाती रहती हो। बेटा, बच्चियों को इतनी ऊंचे कह कहे सूट नहीं करते। शाइना को देखो कैसे खामोश और सुलझे अंदाज में बैठी है। यकदम तूबा बेगम ऊंची आवाज में बोली थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही तनफ्फुर था। मुंतहा का चेहरा यकदम फीका पड़ा और उसके हाथ भी थमे थे। हाशिर को लगा जैसे फुफ्फो ने उसके दिल की ही बात कह दी हो। एक नजर उसने शाइना पर डाली, लेकिन फुफ्फो की आखिरी बात उसे झूठ ही लगी। लाउंज में यकदम खामोशी छाई। तूबा, तू बच्चियों को कभी खुश भी देख लिया कर, जब भी आती है कुछ ना कुछ सुना कर ही जाती हो। खुशी का मौका है, जाहिर है कह कहे तो गूंजेंगे। शाजिया बेगम को अपनी बेटी की आदत का अच्छे से अंदाजा था। जानती थी कि वो कोई ना कोई उल्टी बात जरूर करेगी, इसलिए वो थकावट के बावजूद लाउंज में बैठी थी ताकि उनकी बात का मुंह तोड़ जवाब दे सके। शाइना बेटा, इधर आओ तुम।
कल से आई हो और इस मुए मोबाइल में गुम हो। इधर आओ, कुछ देर नानी के पास बैठो, कुछ गाने वाने गाओ, रौनक लगाओ। शाजिया बेगम ने भी जैसे मुंतहा पर किए गए तंज का बदला लिया था। शाजिया बेगम तूबा की कमजोरी अच्छे से जानती थी, इसलिए उन्होंने कमजोर रग को ही पकड़कर हिसाब बराबर किया। शाइना के चेहरे पर यकदम बेजारी आई और उसने मदद तलब नजरों से माँ की जानिब देखा। दादी की लाडली थी मुंतहा सुल्तान, तो दादी अपनी लाडली की होती बेइज्जती कैसे होने देती। आंखों ही आंखों में उन्होंने मुंतहा को इशारा दिया और मुंतहा उनका इशारा समझकर मुस्कुराई थी। अरे जूबिया, वो गाना तो लगा, वो क्या है? घाघरा? हाँ, वो घाघरा लगवा। चल जरा मुंतहा, मेरी बच्ची, जरा थोड़ा सा डांस तो कर, थोड़ी रौनक लगा, कल तेरे भाई का निकाह है और कोई तो रौनक है नहीं यहाँ लगाने वाला। दादी ने एक और फुलझड़ी तूबा बेगम की जानिब फेंकी तो तूबा बेगम पहलू बदल कर रह गई। मुंतहा हंसती मुस्कुराती अपनी दादी की ख्वाहिश पूरी करती वहां मौजूद कुछ नफूस के दिल जलाकर राख कर गई। लाउंज से बाहर मौजूद हाशिर को ये मंजर निहायत नागवार गुजरा। मजीद देखने की उसमें सकत नहीं थी। नौकरों को हिदायत देता वो तेजी से हवेली से बाहर निकल गया। रात के तीसरे पहर एक स्याह लिबास में मलबूस शख्स मुंतहा के कमरे में दाखिल हुआ था। दरवाज़ा आहिस्ता से चरचराया। पिंक शलवार सूट में गुलाबी गुड़िया बनी, बालों का मैसी जूड़ा बनाए, वो कंबल खुद पर फैलाए गहरी नींद में मगन। आने वाले को महसूस भी नहीं कर पाई। मेकअप की दीवानी मुंतहा सोते वक्त भी खुद को संवार कर नींद की वादी में जाती थी, जैसे ख्वाबों में हाशिर मिलने आएगा उससे। ब्लैक मास्क पहने वो मुंतहा के करीब झुका। कुछ दूर खड़ा एक और वजूद ये सारा मंजर अपनी शरारती आंखों से देख रहा था। यकदम उसने मुंतहा को पुरस्कार आवाज में पुकारा, लेकिन कुछ असर ना होता देखकर उसने दोबारा भारी आवाज में पुकारा। अपने करीब भारी अजीब सी आवाज सुनकर वो कसमसाई, लेकिन नींद अब भी जहन पर हावी थी। आंखें नींद के बोझलपन की वजह से खुल नहीं पा रही थी। बाजू से कंबल थोड़ा सा हटाकर उस स्याह हाले ने एक मसनूई कॉकरोच उसके बाजू पर रखा। यकदम मुंतहा को बाजू पर कुछ रेंगता महसूस हुआ। नींद से बोझल जहन हाथ पर कुछ रेंगता महसूस करके बेदार हो रहा था। पाँव की निचली सतह पर ही जैसे कोई चीज रेंगती महसूस हुई उसे। आंखें पट से खुली और पाँव को झटका। पाँव की निचली सतह पर भी जैसे कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। आंखें पट से खुली थीं और पाँव को झटका था, लेकिन जैसे वो चीज पाँव पर चिपक ही चुकी थी। अपने सामने स्याह साए को देखकर वो चीखी और एकदम उठकर उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया। मुकाबिल मौजूद शख्स पीछे हटा और मुंतहा इसी बात का फायदा उठाकर बाहर की जानिब भागी, लेकिन दरवाजे में ही किसी ने उसका बाजू पकड़कर उसे रोका। मुंतहा की जान हलक में आई। वो बेसाख्ता उसकी जानिब मुड़ी। मुकाबिल मौजूद शख्स भी स्याह लिबास पहने स्याह मास्क चढ़ाए हुए था, लेकिन उसका मास्क अजीब बदशक्ल सा था। मुंतहा के मुंह से बेसाख्ता भूत का लफ्ज निकला। भूत भूत चिल्लाती वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश में थी, जब पीछे से कमरे में मौजूद शख्स ने आकर मुंतहा के गले पर चाकू रखा। मुंतहा की जान मजीद खुश्क हुई। यकदम वो जोर से चिल्लाई और अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को उनके चुंगल से निकाला और चीखती हुई नीचे की जानिब भागी। वो दोनों साए भी मुंतहा के पीछे भागे। शोर की आवाज़ सुनकर सब तेजी से अपने कमरों से बाहर की जानिब आए थे। हाशिर की आंख भी शोर की आवाज़ से खुली। किसी अनहोनी के तहत वो तेजी से बाहर लाउंज की तरफ भागा था। मुंतहा की नज़र हाशिर पर पड़ते ही उसको कुछ हिम्मत मिली। मजीद तेज़ी से वो नीचे की जानिब आकर हाशिर से लगी थी और अपने बाजू सख्ती से उसके गिर्द हाइल किए। हिचकियाँ लेती रोती आंखों के संग उसने हाशिर को पुकारा। हा हा हाशिर, भूत वो खा जाएगा। टूटे लफ्ज़ों में कहती वो अपने बाजू मजीद सख्ती से हाइल करके उसके सीने में मुंह छुपा गई। हाशिर का दिल यकदम तेज़ी से धड़का। खुशबू में बसा नर्म वजूद दिल की हालत बदलने की वजह बन गया। बाजू खुद ब खुद मुंतहा के गिर्द हाइल हुए। मुंतहा की बेबाकी पर वो हक्का बक्का रह गया। इस दलेरी की उसे मुंतहा से उम्मीद नहीं थी, अपनी बेइख्तियारी की भी उसे उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ, ये शोर कैसा है? आगा जान भी अपने कमरे से बाहर आए और सामने दो काले लिबास में मौजूद अजीबो गरीब हुलिये में मौजूद दो लोगों को देखकर चौंके थे। आगा जान की आवाज़ सुनकर उसने जल्दी से मुंतहा को खुद से अलग किया, लेकिन मुंतहा खौफ के ज़ेरे असर फिर भी उसके बाजू से चिपकी रही। आंखें मसलती शाइना ये मंजर देखकर कुड़ कर रह गई। दिल में बस एक ही ख्वाहिश जागी कि मुंतहा को वहां से गायब कर दे। कौन हो तुम लोग? यकदम हाशिर मुंतहा को खुद से दूर करके उनकी जानिब आया और सख्ती से चिल्लाया। जूबिया बेगम ने तेजी से मुंतहा के करीब आकर उसे थामा।
دونوں نفوس کو اپنی شامت پکی لگ رہی تھی، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ اس حد تک بڑھ جائے گا۔ یکدم دونوں نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹائے، حاشر کے قدم بھی ان کے ماسک ہٹنے کے ساتھ ہی تھم گئے۔ اشر! حاشر کے چہرے پر یکدم ناگواری کی بجائے خوشگواری کی کیفیت حاوی ہوئی اور وہ تیزی سے اس کے گلے لگا۔ منتہا کی نظر بھی سامنے اٹھی اور وہ حیرت کے زیر اثر سن سی ہوئی، پلکیں جھپکنے کی بھی اسے فرصت نہ مل پائی۔ حواس بحال ہوتے ہی منتہا کے چہرے پر ناگواری دہرائی، وہ تیزی سے ماریا کی جانب بڑھی، جو اس گھناؤنے مذاق میں اشر کے ساتھ برابر کی شریک تھی۔ اپنے بے وقوف بن جانے پر اسے شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ لاؤنج میں موجود سب افراد کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ منتہا کو اپنی جانب آتے دیکھ وہ اشر کے پیچھے چھپی۔ تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گی، اور اشر تم؟ یکدم آگے بڑھ کر اس کے بازو پر مکے برساتی وہ اشر کے چہرے پر مسکراہٹ لائی۔ بازو سے پکڑ کر اشر نے اسے روکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح حاشر کو منتہا کا رویہ عجیب لگا تھا اب بھی۔ ماریا اس موقع کا فائدہ اٹھاتی تیزی سے اوپر کی جانب بھاگی تھی۔ تمہیں تو میں بعد میں پوچھتی ہوں آ کر، فی الحال اوپر والی کا حال احوال دریافت کر کے آتی ہوں۔ غصے بھری آواز میں اسے آگاہ کرتی وہ اوپر کی جانب بڑھی تھی۔ اب